कभी सोचा है कुछ कहानियां पूरी नहीं होती फिर भी दिल में रह जाती हैं। ऐसी ही कहानी है ये कसब, एक अधूरी मगर दिल को छू लेने वाली कहानी कसब, जिसको लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने। इस सब से ये समझ बैठना गलत होगा कि हमारा जन्मजात रुवांसा नायक अब सदा उछाह में रहता है। उसके चिकट तकिए की सिंचाई जब तब विधिवत होती रहती है। वो महान कलात्मक फिल्में बनाने के सपने देखता है। इन स्वप्नों की पूर्ति के लिए अपने बचे हुए समय में पटकथाएं लिखता है, जिन्हें उसके जैसे कुछ अन्य संघर्षरत नवयुवकों के अतिरिक्त कोई देखने अथवा सुनने को तैयार नहीं। मुंबई की व्यावसायिक फिल्म जगत में उसे अपनी प्रगति की कोई राह खुलती नजर नहीं आ रही। कभी कभी वो अपना ध्यान फिल्मों से हटाकर साहित्य या रंगमंच पर केंद्रित करना चाहता है, लेकिन उसमें भी गुजर बसर की विशेष संभावना नहीं है। और फिल्मों से जरा भी ध्यान हटता है तो यहाँ उसे रूखी सूखी जो मिल रही है वो भी हाथ से निकलने लगती है। जब भी वो अपने आर्थिक विवशताओं का विचार करता है, अपने को हर दृष्टि से अयोग्य ही पाता है। न सूरत न शक्ल, केवल ताड़ खजूर की तरह लंबे हो जाने से क्या होता है। गड्ढों में गए गाल कभी नहीं भरने वाले, कभी नहीं आने वाली है श्रेष्ठ चेहरे पर। श्री भी लक्ष्मी ही हुई ना, पाँव उसल खाकर भरे गए ये गाल। अक्ल भी क्या खाक है। किसने कहा था बीए में हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री लो? किसने कहा था कि रंगमंच पर अपना समय बर्बाद करो? कौन था वो अक्लमंद जो बीए में 58% नंबर लाया? 1.5% और नहीं ला सकते थे क्या? और चलो साहित्यिक से आदमी भी तो वही रहते ना, इलाहाबाद एजी दफ्तर में कंपटीशनों के लिए तैयारी करते, अच्छी नौकरी पा जाते, तब सुविधा से लिखते पढ़ते। तुमसे किसी डॉक्टर ने कहा था कि बम्बई चले जाओ फिल्मों में, और तुम्हारी कोई भी बात कायदे की नहीं होती भाई। ये भी क्या कि 2-3 दिन के लिए पहाड़ गए और पहाड़ सा बोझ लाद गए सिर पर प्रेम का। प्रेम? तुम प्रेम नहीं कर रहे हो, अपनी जगहसाई करा रहे हो। तुम इसी लायक हो, मैं इसी लायक हूँ। सच, मैं किसी लायक नहीं, मैं उस किसी के हाथ नहीं, किसी के लायक नहीं। हाय, ऐसा सोचता है हमारा नायक और तकिया माता की छाती में सिर छिपाकर फपकता है। इश्क में कदाचित ऐसा भी होने वाला ठहरा। डीडी ने बेबी से पत्र व्यवहार आरंभ किया है। पत्र व्यवहार जब संज्ञा बहुत उपयुक्त नहीं इस प्रसंग में, क्योंकि बेबी की तरफ से अब कोई उत्तर आया ही नहीं। जो हो, नायक ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं की। वो नियम से हर तीसरे दिन बेबी को एक पत्र डालता आया है। तीसरे दिन भी इसीलिए कि जितना लंबा पत्र वो लिखता है, संघर्षरत और व्यस्त जीवन में इससे जल्दी पूरा कर पाना संभव नहीं। नायक ने अपने पहले पत्र में यात्रा का पूरा विवरण लिखा, चेहरे से चेहरे तक की यात्रा के संबंध में विस्तृत दार्शनिक काव्यात्मक टिप्पणियां लिखी। कालिदास का अहो लब्ध मनेत्र निर्वाणम उद्धृत करते हुए उसने भली भांति ये समझाया कि रूप की क्या महिमा है। उसने बताया कि कहीं कहीं ऐसा विस्मय कर रूप प्रकट होता है कि देखने वाला सोच में पड़ जाता है कि ये मुझे पागल बनाने के लिए गढ़ा है, ब्रह्मा ने, या फिर स्वयं अपनी दृष्टि को सुख देने के लिए। जो हो, देखने वाले उस पगले का भी महात्मा है अपना। कहीं विल्हड़ के शब्दों में चंद्रमा के बिंब का होना भी नलिनी के होने से ही सार्थक होता है। नायक ने सूचना दी कि मैंने एक बहुत ही छोटी कहानी लिखकर कल्पना को भेज दी है। बहुत पहले मैंने एक बार लल्ला बाजार अल्मोड़ा में एक छोटे से प्यारे से लड़खड़ा कर चलने और तुतलाकर बोलने वाले बच्चे को देखा था, जो अपने बड़बाजू यानी दादा की उंगली पकड़कर घूम रहा था। वो जो चीज भी देखता उसके बारे में पूछता, ओ क्या चीज है बड़बाजू? वो क्या चीज है दादाजी? दादाजी जवाब देते, जुनालो छुभाओ, ये मक्का है बच्चे। बच्चा सुनकर सिर हिलाता, कहता जुनालो, और फिर सिर हिलाता। कभी कभी बच्चे के दादा दूसरे लोगों से बात करने में व्यस्त हो जाते, तब बच्चा बार बार उन्हें खींचता और अपना प्रश्न दोहराता हुआ बोलता, ओ बड़बाजियो, सुनन नाहता होगा चीज छोलो। ओ दादाजी, सुनते नहीं, वो क्या चीज है? मैंने पूछा। दादाजी थोड़ा झल्ला कर पूछते हैं, को चीज? कौन सी चीज? बच्चा पीछे छोटी चीज की ओर इशारा करता है और बड़बाजियों बता देते हैं, यो गोरू छो गोरू, गोरू नहीं जानने, ये गाय है गाय, गाय नहीं जानता। बच्चा फिर उसी तरह सिर हिलाता है और दोहराता है, गोरू, और सिर हिलाता है। मुझे मालूम नहीं इस वार्तालाप में ऐसा क्या था कि मैं उस दिन सुनकर एक साथ हंसने रोने को हो उठा।
लल्ला बाजार शीर्षक से इसी घटना को मैंने लिख डाला है कहानी की शक्ल में। मैं नहीं जानता कि इसमें हंसने रोने की क्या बात थी, पर अगर मैंने कहानी ठीक से लिखी हो तो मेरे पाठक भी हंसने रोने को होंगे और नहीं जानेंगे क्यों है रोने हंसने को उठना। पत्र के अंत में उसने लिखा, मैं किसी लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो पहुंचा ही हूँ यहाँ। जैसे ही कुछ प्रगति होगी सूचित करूंगा। संप्रति जिलेम्बू मारगाट। फिर पत्र को पारिवारिक ढंग देने के लिए उसने ये जोड़ दिया, तहाँ सबसे मेरा यथायोग्य कहना, शुभम डीडी। नायक ने अपने दूसरे पत्र में यह सूचना दी कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री लिखने का चांस मिला है। मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ जाऊं कि नहीं। जो हो ये काम तो ले ही लिया है। उसने बताया कि मैंने इधर चेखव की लंबी कहानी द लेडी विथ अ डॉग का अनुवाद किया। उसने इस कहानी की और लगे हाथ संपूर्ण चेखवी साहित्य की विस्तृत समीक्षा डाली और कतिपय आधारभूत प्रश्न उठाए। क्या हम मानव एक दूसरे को दुख ही दुख दे सकते हैं, सुख नहीं? हम क्यों सदा कटिबद्ध होते हैं एक दूसरे को गलत समझने के लिए? इतना कुछ है सृष्टि में देखने और समझने को, फिर भी क्यों हम अपने अपने दुखों के दायरे में बैठे रहने को अभिशप्त हैं? अगर हम खुशियां लूटना लुटाना सीख जाएं, तो क्या यही दुनिया स्वर्ग जैसे सुंदर ना हो जाए? अंत में नायक ने लिखा, मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जिलेम्बू मारगाट, तहाँ सबसे मेरा यथायोग्य कहना, शुभम टीडी। नायक ने अपने तीसरे पत्र में अपने बम्बईया जीवन की और प्रसंगवश बम्बई की झांकियां प्रस्तुत की। गंदी बस्तियों की झांकी के बाद उसने नगरीकरण का समाज शास्त्र समझाया। इस संदर्भ में उसने गांधी की कम और मार्क्स लेनिन की अधिक चर्चा की। मेधावी स्त्री के लिए समाजवाद निर्देशिका नुमा पूरा पाठ उसने लिखा। पूंजीवाद के अमानवीय पक्षों का विशद विवेचन किया और ऐसा करते हुए कर्नल साहब और उनकी पत्नी जैसी पूंजीपति बराबर उसकी आंखों में रहे। उसने स्वीकार किया कि वह संपन्नता और भौतिक प्रगति को नितांत आवश्यक मानता है। इतना ही नहीं, वो उसका समान वितरण चाहता है। जब सब संपन्नता को प्राप्त होंगे, जब मनुष्य का शोषण करना छोड़ देंगे, तब हम अपनी प्रतिभा का, आंतरिक शक्तियों का पूरा उपयोग करके इस धरती पर ही स्वर्ग बसा सकेंगे। उसे ऐसा विश्वास है। पत्र के अंत में उसने लिखा, मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्री के काम के लिए मैंने हाँ कह दिया। तहाँ सबसे यथायोग्य कहना, जिलेम्बू मारगाट, शुभम डीडी। नायक ने अपने चौथे पत्र में लिखा कि मुझे इधर कुछ महान विदेशी दिग्दर्शक की फिल्में देखने का सुयोग प्राप्त हुआ। उसने इन फिल्मों की विस्तृत समीक्षाएं लिखे भेजी हैं और सिद्ध किया कि सिनेमा एक सर्वथा अनूठा और स्वतंत्र कला माध्यम है। वर्तमान सदी की अभिव्यक्ति उसी से संभव है। पत्र के अंत में उसने लिखा, मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जिलेम्बू मारगाट, तहाँ सबसे मेरा यथायोग्य कहना, शुभम डीडी। नायक ने अपने 5वें पत्र में वर्सोवा गांव में बिताए एक दिन का हाल लिखा। सागर की अनेकानेक भंगिमाएं प्रस्तुत की। उनका अपनी मनस्थिति पर और अपनी मनस्थिति का उन पर आरोपण किया। बीच बीच में लगातार कुछ ऐसे विफल पंक्तियां लिखी जो थोड़ा यत्न करने पर काव्य नहीं तो नव काव्य निश्चय ही बन सकती थी। अपरिचय के किस तट से लौटा है मेरा सागर, इतना हताश, इतना क्रुद्ध? कहाँ से लौटा है इतना अपमानित यह मेरा अभिमानी कि मुझे लीलने की धमकी दे रहा है? आदि आदि। प्रकृति का प्रसंग छिड़ ही गया। नायक ने प्रकृति काव्य पर प्रेम पूर्वक प्रवचन किया। रविंद्रनाथ प्रभृति कवियों को उसकी श्रद्धांजलि मिली और चंद्रकुंवर वार्तालाप जैसे उपेक्षित कवियों को नोटिस मिला। अंत में उसने लिखा, डॉक्यूमेंट्री की पटकथा का खाका मैं आफा लोगों को दिखा दिया। उन्हें अच्छा लगा। जिल्स बता रहे थे कि कनाडा में कोई भारतवंशी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, गुल्लार। वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने भारत आने वाली हैं और उन्हें सहायक की ज़रूरत होगी। अगर मैं चाहूँ तो वह गुल्लार जी से बात कर देंगे। मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जिलेम्बू मारगाट, तहाँ सबसे मेरा यथायोग्य कहना, शुभम डीडी। नायक ने अपने 6ठे पत्र में लिखा कि इधर में रेमन की कुछ विचित्र सी स्थिति हो रही है। इसकी कुछ बानगियाँ उसने प्रस्तुत की। अगले ही पैराग्राफ से वह बिना पिछले पैराग्राफ से संबंध जोड़े भक्ति, प्रेम और आसक्ति का शास्त्रीय विवेचन करने में जुट गया। कई पृष्ठ उसने इस प्रवाह में रंग डाले। नायक ने समझाया, परमत्व की, इसलिए रस की परिकल्पना में शैव और वेदांत दर्शनों में क्या भिन्नता है। विषयेषु च सर्वेषु इंद्रार्थेषु च स्थितम्
से मंगलाचरण करके नायक की लेखनी भरत से लेकर पंडित जगन्नाथ तक समस्त आचार्यों की अनुगामिनी बनकर दौड़ चली। तदुपरांत उसने उज्ज्वल नीलमणि का उद्धार किया। नायक ने इस पीड़ाप्रद तथ्य को रेखांकित किया कि प्रेम के आनंद को प्रेम की पीड़ा से अलग नहीं किया जा सकता। नित्य संयोगात्मक है प्रेम और नित्य वियोगात्मक। देखिबो जहाँ विरह सम कोई, तहाँ को प्रेम कहाँ कहीं कोई। नायक ने लिखा कि कदाचित चिर अतृप्ति ही प्रीति है, प्यास ही प्यार है। प्यारी जो को रूप मानो, प्यास ही को रूप है। नायक ने जानना चाहा कि यदि प्यार प्यास ही है तो क्या प्यास बुझाना प्यार को अमर जाना है। नायक ने जानना चाहा कि यदि प्यार प्यास ही है तो क्या प्यास का बुझ जाना प्यार का मर जाना नहीं। क्या कोई घाटी प्रेमी इस उद्देश्य से प्रेम कर सकता है कि प्रेम को अंततः मार दे। क्या असली प्रेमी प्यास की विवलता बढ़ने से विचलित हो सकता है। क्या वो नहीं जानता कि इस प्यास का समाधान अतिरिक्त प्यास है। प्यार की पीड़ा का उपचार और अधिक प्यार है। नायक ने आग्रह पूर्वक स्थापना की कि जो हो यह चिर अतृप्ति प्रीति तृप्ति मांगने की धृष्टता नहीं कर सकती। ये सही है कि काम अर्थात इच्छा रहित प्रेम नहीं हो सकता, लेकिन ये भी सही है कि जहाँ काम प्रमुख है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। काम रूप बिन प्रेम न होई, काम रूप जहाँ प्रेम न सोई। इसीलिए प्रेमी को अपनी ओर से बगैर किसी कारण प्रयोजन के प्यार करना चाहिए और इस प्यार में तृप्ति अतृप्ति आदि से कहीं लेश मात्र कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। एक अंगी बिनु कार नहीं, एक रस सदा समान, ऐसा होना चाहिए प्रेमी को। प्रीति विशुद्धि रूप से स्वायंत सुखाय वृत्ति है। वो दूसरे से कुछ मांगती नहीं है, उसे देने का दंभ करती है। नायक ने एक आंग्ल कवित्री को उद्धृत करते हुए लिखा कि प्रीति एक धधकती हुई किंतु संदर्भहीन शुक्ति है, और एक अमेरिकी कवित्री को उद्धृत करते हुए लिखा कि प्रेमी प्रिया की मुक्ति चाहता है, स्वयं अपने तक। नायक ने कभी अपने से ये पूछने की आवश्यकता नहीं समझी कि जिस नायिका को पंडित की पुत्री होते हुए भी पुस्तकों से पांडित्य से कोई अनुराग नहीं है, उसे वो ये पांडित्यपूर्ण पत्र क्यों लिखता चला जा रहा है। हमारे मन में स्वाभाविक रूप से विचार उठ सकता है कि वो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करके नायिका पर रौब गालिब करना चाहता है। मैंने भी इन पत्रों को ज्यों का त्यों उद्धृत नहीं किया तो इसी भय से कि कहीं मेरे विज्ञ पाठक मुझ पर ही ऐसा दोषारोपण न कर दे। किंतु नायक पर प्रदर्शन प्रियता का अभियोग लगाने से पूर्व हमारे लिए भैंस के आगे बीन बचाने वाली प्रदर्शन प्रियता स्वयं किंचित विचारणी हो जाती है। इतना अवश्य कहना होगा कि स्वयं नायक पर इन पत्रों को लिखते हुए अपनी प्रदर्शन प्रियता अथवा मूर्खता कभी प्रकट नहीं हुई। सच पूछिए तो उसे ऐसा कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि वो ये पत्र किसी खिलंदर लड़की को लिख रहा है। इस अद्वैत को क्या कहिए कि वह यही मानता रहा है कि वहाँ दूसरे छोर पर इन्हें पाने के लिए नारी रूप में वह स्वयं यहीं बैठा है। इतना निर्मल हो चला था नायक का मन कि वह मानने लगा था कि प्रेम में जो भी तुम उसे लिखते हो खुद अपने को लिखते हो। डायरी भरते हो तुम, और क्योंकि वह तुमसे अभिन्न है इसीलिए उसे भी पढ़ने देते हो। 11वां पत्र भेजने के बाद जो प्रसंगवश अकेलेपन में विषय में था और जिसमें ये सवाल उठाया गया था कि क्या आत्मा नामक वह अज्ञात वस्तु इसी अकेलेपन में दुबकी छिपी रहती है। क्या उस पर से अकेलेपन का आवरण हटाने के लिए किसी दूसरे के अकेलेपन का सहयोग आवश्यक होता है, और क्या इसी सहयोग को प्यार की संज्ञा दी गई है। नायक को अंततः नायिका का उत्तर प्राप्त हुआ, किंतु उत्तर की चर्चा करने से पूर्व हमें दूसरे छोर पर जाना होगा और कालक्रम में भी थोड़ा पीछे हटना होगा। जिस समय डीडी की पहली चिट्ठी अपने गंतव्य ब्रेमार धार की तोड़ी अल्मोड़ा पर पहुंची, बेबी का घर नहीं था। जिस समय डीडी की पहली चिट्ठी अपने गंतव्य ब्रेमार धार की तोड़ी अल्मोड़ा पहुंची, बेबी घर पर नहीं थी। ये चिट्ठी पहुंचते ही चर्चा का विषय बनी, क्योंकि भार अधिक हो जाने के कारण वो बैरंग हो चली थी। बेबी के पिता शास्त्री जी ने लिफाफा डाकिये के हाथ से लेकर उल्टा पुल्टा प्रेषक का नाम ऊपर बहुत स्पष्ट लिखा था। जो कुछ प्रेषक के विषय में पहले अपनी पत्नी से और फिर ज्येष्ठ पुत्र से सुन चुके थे, वो उन्हें प्रेरित कर रहा था इस चिट्ठी को लौटा दे। लेकिन ऐसा करना भी उन्हें नाटकीय मालूम हुआ। उन्होंने चिट्ठी ले ली, मेज पर रख दी। जब पत्नी ने पूछा किसकी है तब उसे सच सच बता दिया। पत्नी ने जानना चाहा कि लौटा क्यों नहीं दी, और लौटाई नहीं तो क्या पढ़ क्यों नहीं ले रहे। शास्त्री जी ने कहा कि जिसकी चिट्ठी है उसका ही पहले खोलना उचित है। जब तक चिट्ठी खोल पढ़ ली जाती है तब तक ये कैसे कहा जा सकता है कि उसे स्वीकार करना है या नहीं। कह तो दिया शास्त्री जी ने,
लेकिन मेज पर पड़ी चिट्ठी को देखकर उन्हें बराबर यही भ्रम होता रहा कि ये पत्र नहीं, ऐसे विस्फोटक पदार्थ का पूड़ा है जो एक धमाके से उनके घर परिवार की शांति को भंग कर देगा। कई बार हाथ बढ़ा उनका कि पत्र खोलकर पढ़ लें, देख लें ये बम का गोला अबोध बिटिया के हाथ में दिया जा सकता है कि नहीं, किंतु हर बार अंतिम क्षण उन्होंने अपना हाथ रोक लिया। अंततः बेबी घर आई, लिफाफे पर प्रेषक का नाम पढ़कर मुस्कुराई। उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या अपेक्षित है। क्या वह उसी तरह इसे लेकर भाग जाए जैसे भाभियां भाइयों के पत्र लेकर भाग जाती हैं और बाद में उनका सार इस तरह सुनाती हैं मानो भाई साहब ने मौसम और अपनी तबीयत का हाल ही लिखकर भेजा हो, या वो इसे खोलकर तुरंत जोर जोर से उसी तरह पढ़ने लगे जैसे पिताजी के नाम आए हुए भाइयों के पत्र पढ़ती है अनपढ़ माँ को सुनाने के लिए। डीडी उसका क्या है, डीडी की चिट्ठी आने पर क्या करना होता है। प्रश्न महत्वपूर्ण था, संबंधी निर्णय भी। बेबी ने जिसे डीडी नायिका मानता है लेकिन जो स्वयं को उस रूप में नहीं जानती अभी, बीच का फैसला लिया और कमरे की देहरी पर जाकर पत्र पढ़ने लगी मानो कमरे में अपेक्षित प्रकाश न हो। वह पूरा पत्र पढ़ती गई, मन ही मन और विचित्र प्रकार के मुंह बनाती चली गई। पूरा पत्र पढ़कर उसने माथा पकड़ लिया और तब शास्त्री जी से रहा न गया। क्या लिखा है, उन्होंने पूछा। रामायण, बिटिया ने सूचना दी। बब्बा हो जाने कैसे लिख देते होंगे लोग इतना जड़ कंजड़, कहाँ से सोचता होगा इन्हें। बरेली से बंबई तक जाने के बारे में ही 5 कागज रखे हैं, एक एक बात कैसे याद रहती है लोगों को। मैं कहीं जाऊंगी, मुझसे पूछोगे रास्ते में क्या हुआ, मैं कुछ नहीं बता सकूंगी। और लिख भी इस डीडी ने ऐसी हिंदी रखी है जिसने मुझे आधी समझ में आ रही है आधी नहीं। नेत्र निर्वाण क्या ठहरा बाबू। तीर ख्वारन चोट चली, शास्त्री जी ने कहा। इधर दिखा, ये कैसी नेत्र निर्वाण रामायण लिख भेजी उस छोरों ने। बेबी ने बिना किसी झिझक के पत्र पिताजी को दे दिया। शास्त्री जी ने मुंह में लौंग और दक्षिणी सुपारी डाली, चश्मा पहना और आराम कुर्सी पर बैठकर पत्र बांचने लगे। शास्त्री जी कभी प्रकट कहते नहीं थे, लेकिन उन्हें दुख है उनका कोई पुत्र पंडित नहीं निकला। कभी कभी संदेह होता है उन्हें कि ऐसा उनकी पत्नी के कारण हुआ। उनकी पत्नी देहाती है। इस विवाह की भी एक कथा है। शास्त्री जी के वाराणसी और घोर कर्मकांडी पिता ने पुत्र का विवाह चंपा नौला अल्मोड़ा के एक संपन्न सुशिक्षित परिवार में ठहराया था। बारात भी वहीं गई थी, लेकिन जब समधियों को कन्यादान संकल्प किए जाते समय शास्त्री जी के पिता के इस दुराग्रह का पता चला कि पुत्र ससुराल में कच्ची रसोई नहीं जिमेगा, क्योंकि वह घर से बाहर कहीं भी भात नहीं खाता, तब वितंडा मच गया और बारात लौटा दी गई। शास्त्री जी के पिता उसी बारात को लेकर उसी समय एक निकटवर्ती गांव पाटिया में पहुंचे। एक निर्धन ग्रामीण परिवार की सुंदर सुशील कन्या से पुत्र का विवाह करा लिया। शास्त्री जी उस सुंदर सुशील कन्या को अब जो दोष देना चाहते हैं उसका कोई औचित्य नहीं। शास्त्री जी के सभी बेटे पढ़ाई लिखाई में अच्छे निकले। सबसे बड़ा सेना में कर्नल है, उसके बाद वाला लंदन में डॉक्टर है, तीसरा कलकत्ता में इंजीनियर है और चौथा लखनऊ में डॉक्टर है। अब अगर साहित्यिक व्यक्ति को ही शास्त्री जी पंडित मानते हो तो यह उनकी परंपरा प्रियता का ही दोष कहा जाएगा। जो हो, डीडी का पत्र पढ़ते हुए शास्त्री जी को अनेक बार ऐसा लगा कि काश ऐसा लिख सकने वाला मेरा कोई पुत्र होता। शास्त्री जी ने स्वयं लिखने की बात कई बार सोची थी। प्रसाद जी ने उन्हें उकसाया भी था, किंतु लिखा कभी नहीं। पढ़ते तो वैसी ही भाषा उनकी भी होती, इसमें कोई संदेह नहीं, कदाचित इससे बेहतर होती। पत्र पढ़ते हुए उन्हें कई बार ऐसी इच्छा हुई कि कलम लेकर वहां थोड़ी बहुत सुधार कर दे भाषा में। और हाँ, नेत्र निर्वारण मार्ग पांडित्य से तो शास्त्री जी प्रभावित हुए ही। प्राचीन और अर्वाचीन के समन्वय में उनकी आस्था है और आजकल के लड़कों में ऐसे समन्वयवादी कहाँ मिलते हैं।